एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रियस एजुकेशन में। आज हम इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था की इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे और इसे हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इसमें हम आज देखते हैं कि हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी से हम कौन कौन से टॉपिक को देखने वाले हैं। और लगभग ये पूरी सीरीज मतलब मोर देन 30 लेक्चर्स की ये सीरीज़ होने वाली है, मतलब 30 लेक्चर से ज़्यादा की ये पूरी सीरीज होगी। यह जो लेक्चर्स चलेंगे या बाइलिंगुअल चलेंगे। भले ही मैं बोर्ड पे कभी कभी हिंदी लिख दिया करूँगा, पर मैं जो बताऊँगा वो हिंदी इंग्लिश लगभग दोनों में इसकी मतलब एक डिटेल में हम बताने की पूरी मैं कोशिश करूँगा इसमें। तो अब हम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। हमारा जो भारत देश है यह एक रिपब्लिक कंट्री है। आप समझते हैं, रिपब्लिक होने के साथ साथ यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। मतलब क्या है, यहाँ पे हम अपने नेता, हम अपने प्रतिनिधि को अपनी स्वेच्छा से अपना मतदान करके हम चुनते हैं। और हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं वो कुछ समय के लिए हमारी देखरेख, हमारी मतलब कि वो व्यवस्था बरकरार रखता है। और साथ ही साथ देश में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, जो भी सुख सुविधाएं हैं एक आम नागरिक के लिए, उस पर ध्यान दी जाती है। नागरिकों के मूल अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है, इन सब पे नज़र को काफ़ी बारीकी से देखा जाता है। तो आज जो हम लेक्चर जो करेंगे, जो मैं बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या करने वाले हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था में, इस सब की जो है आखिर इस पूरे इंडियन पॉलिटी का जो सार है यह एक संविधान पे ही आके टिका होता है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय जो संविधान है, यही इस पूरे राज्य व्यवस्था का सार है, संक्षेप है, नींव है। जब तक हमें अपने भारत के संविधान के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से ही इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। अपने अगले वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बताने वाला हूँ कि संविधान तो हम पढ़ेंगे, परंतु उससे जानने से पहले हम ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे देश में कौन कौन से तरह के संविधान हैं। मतलब हमारे देश में कौन से संविधान चल रहे हैं, किस प्रकार के संविधान चल रहे हैं, और लिखित है, अलिखित संविधान है, या मतलब कुछ और टाइप का संविधान है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। संविधान के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हम, जैसे रिटन होता है, नॉन रिटन होता है, जो भी अपना जो मिक्स्ड के होता है हमारा, ये सारे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हम संविधान के बारे में टाइप में देखने वाले हैं। फिर हम और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब जो संवैधानिक विकास है। कहने का ये मतलब है संविधान तो रातों रात कोई लिखा नहीं गया था। और हमारा जो भारत है, चूँकि हम सब जानते हैं कि यह क्या था, यूरोपियन कंट्रीज़ का पहले गुलाम रह चुका है भारत हमारा, जिसमें कुछ समय तक पुर्तगालियों ने शासन किया, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अपने डच आए, फिर हमारे मतलब, और आखिरकार में क्या था कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लगभग मोर देन 200 ईयर्स हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे भारत पे शासन किया। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे संविधान को हमारे देश को एक संविधान की ज़रूरत पड़ी। आखिर इसका विकास कैसे हुआ, संविधान लिखा क्यों गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया, कौन कौन से एक्ट आए, कौन कौन से अधिनियम आए, कौन कौन से लॉ, कानून, विधि बनाई गई, इन सब के बारे में हम देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में देखने वाले हैं। फिर जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है लगभग 4-5 लेक्चर्स का चलने वाला है, जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि संविधान लिखा तो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने क्या किया कि संविधान तो लिखा, परंतु हम ये जानने की ज़रूरत है कि संविधान में जो चीज़ें ली गई थी, जैसे हमारी नागरिकता का लिया गया, सिटीजनशिप का लिया गया, हमारे देश में राष्ट्रपति होने चाहिए, प्रधानमंत्री की पद होनी चाहिए, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, हमारे देश में इमरजेंसी अगर कोई आती है, नेशनल इमरजेंसी, तो उसके लिए प्रावधान कहाँ से लिया गया, किस तरह से उसको डील किया जाएगा, या फिर जो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स जिसे कहते हैं, मतलब मूल अधिकार जो है हमारा, इसकी ऐसे होगा मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, इन सब को कहाँ से, किस देश के संविधान से लिखा गया, क्या लिया गया, इन सब के बारे में हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम प्रीएम्बल के बारे में देखने वाले हैं। प्रीएम्बल को देखेंगे क्योंकि प्रीएम्बल क्या है कि हम ऐसे बोलते हैं, प्रीएम्बल जो है ना वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सार है, एक संक्षेप है। मतलब क्या है, यह एक रीढ़ की हड्डी भी इसे कहते हैं। इसमें हम इस प्रीएम्बल को जब टॉपिक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि प्रीएम्बल में कौन कौन से और शब्द को, कौन कौन से और चीज़ों को उसमें ऐड ऑन किया गया, कितने इसमें संशोधन हुए, कितने अमेंडमेंट हुए, ये सब प्रीएम्बल में देखेंगे। फिर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब संघ और उसके राज्य करेंगे। देखेंगे कि हमारे देश में टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और यूनियन एंड टेरिटरीज़ में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है और किन किन आर्टिकल्स का
इसमें देखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हम क्या देखेंगे, सिटीजनशिप के बारे में देखेंगे कि नागरिकता देखेंगे कि हमारे देश में एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता है, और एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट लिया गया है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, इसके बारे में हम फिर देखेंगे। फिर और आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो क्या क्या हैं, संविधान के कौन कौन से आर्टिकल्स में इसके बारे में चर्चा किए गए हैं, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे DPSP देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व जैसे हम कहते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है। फिर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे कि मतलब जो हमारे क्या है, कुछ मौलिक अधिकार भी हैं। मतलब क्या है कि हमारा मूल अधिकार तो था ही, बट हमारा जो मौलिक कर्तव्य जिसे बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य, कि हमारा एक नागरिक होने के नाते हमारे देश के प्रति हमारा क्या एक कर्तव्य बनता है। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं और हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता हमारे देश के प्रति। तो इसलिए क्या है कि हमारा क्या क्या कर्तव्य बनते हैं, क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे, मतलब इसे हम संघीय कार्यपालिका भी कहते हैं, इसको देखेंगे। अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम क्या क्या देखेंगे, इस पर हम देखेंगे क्या क्या कि प्रेसिडेंट हैं, उसके बारे में देखेंगे संविधान के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा की गई है, देश में अगर प्रेसिडेंट है तो उनकी पावर्स क्या क्या हैं, वो कौन कौन से इमरजेंसी, अगर देश में कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो किस प्रकार क्या क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, उनको नियुक्ति करने का, उनको अपॉइंट करने का क्या क्या तरीके हैं, प्रोसीजर है, उनको हटाने के लिए संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। फिर हम वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर अपना हम क्या देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, गवर्नर को देखेंगे। इन सबको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्या देखने वाले हैं, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखेंगे, जहाँ पे क्या हम जो पंचायत राज होते हैं, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, स्टेट के जो गवर्नर्स वगैरह होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पूरे डिटेल में उसको अपने अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। इन सब चीज़ों को जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम आखिर में क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग का जो पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे। साथ ही साथ जो नीति आयोग है उसको भी कवर करेंगे कि नीति आयोग भारत में कब लाया गया था और नीति आयोग में एक्चुअली चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि नीति आयोग से क्या है कि BPSC में पिछले साल में देखा गया कि मतलब 64 और 65 BPSC में देखा गया कि नीति आयोग से MCQ प्रीलिम्स के क्वेश्चन में उसमें पूछे जा चुके हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था, जब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले हम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, संविधान के कौन कौन से प्रकार हैं, फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संवैधानिक जो विकास है इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर बांटा गया, फिर ब्रिटिश क्राउन आया, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संवैधानिक सभा आया। ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे कि कब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो शासन काल है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है 1773 से 1857, मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 से लेकर के और 1857 मतलब जब भारत में जब पहली स्वतंत्रता के संग्राम, पहली जो लड़ाई देखने को मिली थी, इसको तक हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में भारत में पहली स्वतंत्रता के संग्राम की जो लड़ाई हुई थी, इस प्रकार से अंग्रेज थोड़ा सा विचलित हो गए और उन्होंने जो कमान थी, जो सत्ता का जो प्रभार था, वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया 1858 में, और जो 1947 तक चला, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। और देश के आज़ाद ऐसा भी तो नहीं है कि हमारा देश आज रातों रात आज़ाद हो गया, इसके कई सालों पहले से भी इसकी प्लानिंग चल रही थी, मांग उठी थी, कई सारे धरने हुए थे। तो क्या हुआ था 1945 से क्या हुआ था, हमारे देश में संवैधानिक जो सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका एक गठन किया गया था। और 1950 जब तक हमारा संविधान पूरी तरह से पारित नहीं हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हम अपना रिपब्लिक डे, गणतंत्र जो दिवस है वो मनाते हैं। तो इन 3 भागों में हम देखने वाले हैं। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेगमेंट है, कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सेम होती हैं। तो ये भी हम अपने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेगमेंट करेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे। हालांकि जो यूरोपियन कंपनी का जो आगमन का जो वीडियो है वो आप हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेगमेंट है, आधुनिक भारत का जो सेगमेंट है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं यूरोपियन कंपनियों के आगमन के ऊपर, और पूरे डिटेल में बता रखा है कि किन किन परिस्थितियों में और क्या कौन कौन सी यूरोपियन कंपनियाँ हैं जो भारत में आई थी। मूलतः 4 ही आती हैं। पहले आई थी हमारी जो पुर्तगाली आए थे, फिर हमारे डच आए थे, फिर ब्रिटिश आ गए, फिर फ्रेंच आते हैं, और बाकी 2 और भी डैनिश और स्वीडन की कंपनियां भी आई हुई थी, पर उनका उतना ज़्यादा जिक्र नहीं होता क्योंकि उतने महत्वपूर्ण होते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, एक मैंने आपको बताया कि हम अपने अगले वाले वीडियो में, जो अगले लेक्चर्स जो हम करने वाले हैं, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को, क्या क्या चीज़ों को देखने वाले हैं। तो
आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हम और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और क्वालिटी लेक्चर्स डिलीवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।